कहा करते हैं स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया, हाँ मैं समझ सकता हूं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, ज्यादातर लोग ऐसी ही सलाह देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए ये एक अच्छा विचार होता है, पर लोगों की सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। आपका मतलब यह है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं सोचता हूं कि उनका डर सही भी है। एजुकेशन और जॉब इंपॉर्टेंट है, पर इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए पुश करता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें पैसों की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थीं। वे हमारे विचारों को ज्यादा बड़ा बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि जो मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती थीं, उनके एम्प्लॉय नहीं देख सकते थे, या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते थे, वो देखने की काबिलियत हम में आ जाए। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए थे वो उस समय कठोर जरूर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नजरिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था। अब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग एम्प्लॉय हैं, हम सिर्फ अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। डर और लालच, इन दो फंदों से बनने वाले जाल से। इनका इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो, अपने अगेंस्ट नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूं। मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी सैलरी पाने वाले गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और नॉलेज की कमी होता है, न कि इकोनॉमी या गवर्नमेंट या अमीर लोग। ये खुद का ओढ़ा हुआ डर या अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। इसीलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब सामने आ चुके थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थीं और एक बढ़िया करियर भी था, पर स्कूल ने उन्हें कभी ये नहीं सिखाया कि पैसे या अपने डर को किस तरह काबू में रखा जाता है। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपने दोनों डैडियों से अलग अलग लेवल पर अहम बातें सीख सकता हूं। तो आप पैसा न होने के डर के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है? माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाने का लालच दिया था? क्या तुमने देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थीं? हमने अपने सिर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी, और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। पर सबसे जरूरी है, हम में हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। इसी पल से तुम लोगों के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो और लंबे समय तक ऐसा करो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो और इस तरह अपने विचारों को मैला मत होने दो। ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यह अज्ञान की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही ज्यादातर लोग सैलरी के चेक, सैलरी में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। असल में वे ये सोचते ही नहीं हैं कि भावनाओं के आधार पर उन्हें जिंदगी किस तरफ ले जा रही है। ये तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है
जो उसकी नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है वहां जाता है, पर गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपके कहने का मतलब है जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स, कैंडी और खिलौनों के सपने देखना शुरू किया था, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भागता है? माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी और ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रौब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक याच और एक आलीशान घर। हमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरफ ललचाती है। यही जाल है। तो इसकी काट क्या है? माइक ने पूछा। डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं। इसीलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है, उनका डर भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। पैसा ही गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वो गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। अमीर डैडी ने आगे ये समझाया कि आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिंदगी में अज्ञान घुस जाता है। ये संघर्ष हर पल होता है। इसलिए हमें यह फैसला करना है, ये सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां कोई स्किल या बिजनेस सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें। हर समाज में टीचर, डॉक्टर, मैकेनिक, कलाकार, कुक, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर, दमकल कर्मी और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूल उन्हें ये सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज डेवलप हो सके और हमारा कल्चर समृद्ध हो सके। दुर्भाग्य से लोगों के लिए स्कूल एजुकेशन का अंत होता है, शुरुआत नहीं। एक लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था वो मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, पर ज्यादातर महान टीचर्स के शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं। मैं आज थोड़ा कठोर हुआ, एक वजह से कठोर हुआ। मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की ये चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में सोचो। इन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। अपनी जिंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा न करना निर्दयता है। यह भी निर्दयता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी चीजें सुख दे सकती हैं। बिल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। सैलरी के हिसाब से जिंदगी जीना भी कोई जीना है। ये सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है, खुद से झूठ बोलना है। यह कठोरता है और यही वो जाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैंने देखा है कि पैसा किस तरह से लोगों की जिंदगियों को चलाता है। ऐसा अपने साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी जिंदगी मत चलाने देना। हमारी मेज के नीचे सॉफ्ट बॉल आ गई। अमीर डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। यह पैसे का ही अज्ञान है जिसकी वजह से इतना लालच और डर पैदा होता है। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता हूं। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से हेल्थ फैसिलिटी हर एक के लिए महंगी हो जाती है। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए गरीब लोगों की हेल्थ अमीर लोगों से ज्यादा बुरी होगी। अब क्योंकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसीलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। क्योंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला कभी ना खत्म होने वाला बनकर रह जाता है।
जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और एक और महान सिविलाइजेशन धराशायी हो जाएगी। महान सिविलाइजेशन तभी बर्बाद हुई हैं जब अमीरों और गरीबों के बीच का फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। और क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं, हम सिर्फ हिस्टोरिकल तारीखें और नाम रटते हैं और उनके सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए? मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही गवर्नमेंट और एक पढ़े लिखे समाज में तो नहीं। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा सिर्फ थ्योरी में हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती हैं। अगर स्कूलों में पैसों के बारे में सिखा दिया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और मार्केट की कीमतें भी कम होती। पर स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। पर हमारे यहां बिजनेस स्कूल भी हैं, माइक ने पूछा। क्या आप मुझे अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए पुश नहीं कर रहे हैं? हां, पर अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं जो सोफिस्टिकेटेड या पॉलिश्ड बीन काउंटर्स होते हैं। भगवान ही मालिक है जब कोई बीन काउंटर बिजनेस संभाल ले। वे सिर्फ नंबर को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोंट देते हैं। मैं जानता हूं क्योंकि मैं बीन काउंटर से डील करता हूं। वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि कॉस्ट को कम कैसे किया जाए और प्राइस कैसे बढ़ाई जाए, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। बीन काउंटिंग की भी इंपॉर्टेंस है। मैं सोचता हूं कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, पर यह भी पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। अमीर डैडी ने गुस्से में कहा। तो फिर क्या इसका कोई हल है? माइक ने पूछा। हां, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं में बहकर मत सोचो। जब तुम लोग फ्री में काम करने के लिए तैयार हो गए थे तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज्यादा सैलरी का लालच दिया तब तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम स्ट्रॉन्ग इमोशन के खिलाफ सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम था। यह कदम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने पूछा। यह तुम अपने आप जान जाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पैच में ले जाऊंगा। ये वो जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने में ज्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का ख्याल निकल जाएगा। इसके बजाय तुम ये सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जा सकता है। अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था, अमीर डैडी ने कहा। टार बेबी से आजादी। क्या ऐसा कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हां, डर और लालच ही ब्रायर पैच हैं। अपने डर से पीछा छुड़ाकर, अपने लालच का सामना करके, अपनी कमजोरियों और जरूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, सही विचारों यानी थॉट्स को चुनने से। विचारों को चुनने से? माइक ने आश्चर्य से पूछा। हां, इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार रिएक्ट करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी प्रॉब्लम नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पैसा न होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल कि क्या इस प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन इस पर और ज्यादा मेहनत करना है? ज्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए हुए होते हैं कि वे खुद को आपको असली बात नहीं बताते हैं कि उन पर डर हावी हो रहा है, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते। इसके बजाय वो दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं। टार पे भी हावी हो जाता है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा
कि तुम्हारे पास चुनने के लिए ऑप्शन होने चाहिए ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको। जैसे अपनी सुबह की कॉफी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। जॉब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है और यह थोड़े समय की होती है। यह प्रॉब्लम होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल यानी टार बेबी। अब पैसा उनकी जिंदगी चलाता है, या मैं ये कहूं कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी जिंदगी को चलाते हैं। तो वे वही करते हैं जो उनके मां बाप ने किया था, सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि ये सोच सकें कि क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फर्क होता है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने जवाब दिया, मैं इस तरह की बातें अक्सर सुनता हूं। हर आदमी को काम करना पड़ता है, अमीर लोग अत्याचार करने वाले होते हैं, मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, आप इस तरह से मेरा शोषण नहीं कर सकते। या फिर मैं इस जॉब को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि ये सेफ है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहां ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है? इस तरह भावना पर बेस्ड हमारे थॉट्स की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हुई हैं और किसके शब्दों में थॉट, ये एक ऐसा सबक था जो जिंदगी भर मेरे काम आया। खासतौर पर तब जब मैं अपने दिल से यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों या दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा, अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के जिंक के सिक्के बनाते समय जब माइक और मैं ये सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी सी थी कि ऐसा करना इलीगल था। गवर्नमेंट और बैंकों के लिए ऐसा करना लीगल है, पर हमारे लिए नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि पैसा कानूनी यानी लीगल और गैर कानूनी यानी कि इलीगल दोनों ही तरीकों से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने हमें बाद में यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि कैसे पैसा एक भ्रम है जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। पैसों के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग ये सोचते रहते हैं कि पैसा ही असली चीज है। पैसा दरअसल एक माया जाल है। पब्लिक के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का ये महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर पैसों से ज्यादा कीमती है। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और ये बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का सर्टिफिकेट है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों तो कयामत आ जाएगी। गरीब, मिडिल क्लास और नासमझ लोगों की जिंदगी इसीलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वो ये भरोसा करते रहेंगे कि पैसा ही असली चीज है और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वो कंपनी या गवर्नमेंट उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमें समझ में नहीं आ रही थी, पर सालों बाद जाकर मुझे ये समझ में आया कि ये बड़े पते की बात थी। वो देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम सैलरी की जरूरत को भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस जॉब से ज्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होता है, फिर भी ज्यादातर लोग इन मौकों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसा और सिक्योरिटी ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलता है।
जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर का मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो, ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वो टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजें उठाई और मिसेस मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहां घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताया। 2 हफ्तों तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेस मार्टिन से एक बार फिर से गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को लालच भरी नजर से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने में सबसे दुख की बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थीं, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते हुए देखा जो इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है कि मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। मिसेस मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभालकर अपने पास रख लिया। बाकी की बुक को उन्होंने एक बड़े से ब्राउन कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें फेंक देती हूं। जब वो नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूं। वो 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्दी ही वो डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती हैं। इस पर उसने जवाब दिया कि आपको मिल सकती हैं अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप ये वादा करें कि आप उन्हें नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम नहीं आता था। हमने उसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्दी ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वो हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। स्कूल खत्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके कस्टमर बन गए थे और वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। ये उनके लिए बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वे 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और ये देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। वो इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते एवरेज में $9.5 का फायदा हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का पेमेंट किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फायदा भी दिया। हालांकि वो कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वो हमेशा ही अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं डील के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची थी। जब कोई कॉमिक फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक ब्रांच खोलने की भी कोशिश की, लेकिन हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। बहुत कम उम्र में ही हमने ये जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक प्रॉब्लम आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना बिजनेस अब बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थीं जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने ये भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में काम करने के बदले पैसा नहीं मिलता था, इसीलिए हमें मजबूरन अपनी इमेजिनेशन पर जोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकें। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना बिजनेस था। हमारा पैसा हमारे कंट्रोल में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी
कि हमारे बिजनेस से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहां खुद मौजूद नहीं होते थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज्यादा सैलरी देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया एडवाइस दे दी थी। और इसी के साथ ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। चैप्टर 3 लेसन 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा बिजनेस संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में सिर्फ 1 या 2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वो और उसकी पत्नी इतने ज्यादा अमीर है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का एम्पायर बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक हमारी लाइफ में बहुत बड़ी कोई घटना ना हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए आजाद हैं। इसका कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन की रेट से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से। मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज्यादा है कि ये अपने आप बढ़ सकती है। ये पेड़ लगाने की तरह है। आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद ये पैसे का पेड़ आपके सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने एम्पायर चलाने का ऑप्शन चुना और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो वे अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहां से और कैसे की जाए, आपकी नजर में कौन सी बुक अच्छी रहेगी, वगैरह वगैरह। सबसे अमीर बिजनेसमैन। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये सारे लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स श्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के हेड थे। सैमुअल इंसुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के प्रेसिडेंट थे। हार्वर्ड हॉम्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के हेड थे। आइवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड विटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के हेड थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर 2 सबसे बड़े स्टॉक स्पेक्युलेटर थे और अल्बर्ट फॉल प्रेसिडेंट हार्डिंग के कैबिनेट में मिनिस्टर थे। लेकिन क्या आपको पता है कि 25 साल बाद इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह से हुआ। श्वाब 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियेपन की हालत में हुई, यानी ये बैंकरप्ट हो गए थे। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में मरे। हॉम्सन पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये बात 1923 यानी कि 1923 की है। हम इतना अंदाजा तो लगा सकते हैं कि ये 1929 के मार्केट क्रैश और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर बेशक बहुत ज्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है कि आज हम इन लोगों से ज्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। बदलाव ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ावों की तरह ही होंगे। मुझे ये चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है नॉलेज। अगर लोग फ्लेक्सिबल होने, दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें, तो इन बदलावों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग ये सोचेंगे कि पैसा ही उनकी प्रॉब्लम को सुलझा सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला समय बहुत परेशानी से भरा होगा। बुद्धि से प्रॉब्लम सॉल्व होती है और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए, पर ज्यादा देर टिकेगा नहीं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये समझ नहीं पाते कि असली बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं, यानी कितना पैसा सेव कर पाते हैं। आपने पक्का लॉटरी जीतने वाले उन गरीबों की कहानियां सुनी होंगी जो अचानक से अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं।
ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आपने उन प्रोफेशनल एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है, बेघर। आज ही के अखबार में एक नौजवान बास्केटबॉल प्लेयर की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वो शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट्स ने उसके पैसे हड़प लिए और इसी वजह से आज उसे बहुत कम पैसों पर कार धोने का काम करना पड़ रहा है। वो सिर्फ 29 साल का है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया? इसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया था, यानी हाथों से अंगूठी निकालने से मना कर दिया था, और जिसकी वजह से कार साफ करते हुए कार में निशान पड़ते थे और इसलिए उसकी खबर न्यूज़पेपर में छप गई। वो अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी ही तो उसकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उसका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वो मर जाएगा। 1997 में मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1920 के बूम वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूं कि इतने ज्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, पर मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि लंबे समय में यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि इंपॉर्टेंट यह है कि आपने कितना पैसा सेव किया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सेव करके रखा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्दी अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था, ये थॉट, ये विचार मेरे दिमाग में हर बार भर जाता था। जैसा मैंने कहा कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताबें पढ़ने के फायदे बताते रहते थे, दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी फाइनेंशियल नॉलेज या पैसे की समझ डेवलप करने पर भी जोर देते थे। अगर आप एक बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव यानी कि फाउंडेशन डालनी होगी। अगर आप किसी टाउन में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक 6 इंच कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल का सिस्टम उस जमाने का है जब खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर ही इकोनॉमी का बेस थी और ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से ही पैसे कमाते थे। आज भी ये बिना नींव के घरों में भरोसा करता है, इसीलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई फाइनेंशियल फाउंडेशन नहीं होती है। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते हैं, वो सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम अमीर होकर ही सॉल्व की जा सकती है। कुल मिलाकर सच्चाई यह है कि अगर बिना फाइनेंशियल फाउंडेशन के किसी के पास पैसा आ भी जाएगा तो वो उसे जल्दी ही लूज कर देगा। एनीवे, माइक और मेरे लिए दोनों ही ऑप्शन संभव थे, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। ये बहुत उलझन भरा सब्जेक्ट भी है, पर अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे सब्जेक्ट को अपने बच्चे को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब है कि हम इसे आसान बना सकते हैं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन डाली थी। क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका निकाला। सालों तक वे सिर्फ ड्राइंग बनाते रहे और उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम की मदद से इकोनॉमिक टर्म्स और पैसे के खेल को समझ लिया था, तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने नंबर को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितने अकाउंटिंग एनालिसिस की जरूरत है, वो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल एनालिसिस कर सकता है। उसके पास बहुत बड़ा एम्पायर है। मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं करता क्योंकि मेरा एम्पायर छोटा है, पर हम दोनों की ही फाउंडेशन आसान थी। आगे आने वाले चैप्टर में मैं आपके सामने वही आसान से ड्राइंग बनाऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि वे आसान हैं, पर इन डायग्राम्स के सहारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी फाउंडेशन पर दौलत का बड़ा महल बनाना सिखाया था।
रूल नंबर 1, आपको संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटीज का फर्क पता होना चाहिए और हमेशा एसेट ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये पहला रूल है, यही इकलौता रूल है। ये बहुत आसान लगता है पर ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग पैसे की प्रॉब्लम में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे एसेट ही जमा कर रहे हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे ये बताया तो हमने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। हम 2 बच्चे अमीर बनने का राज जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे, जबकि उनका जवाब इतना आसान था। ये इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ा। एसेट क्या होता है? माइक ने पूछा। अभी उसके बारे में चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। अभी सिर्फ इस बात को अपने दिमाग में घुस जाने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी जिंदगी का यही प्लान होगा और तुम्हें जिंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है। आपका मतलब यह है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि एसेट क्या है। ये जानने के बाद हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएं? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने हामी भरी और कहा, हाँ, ये इतना ही आसान है। अगर ये इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो लोग एसेट और लायबिलिटी में फर्क नहीं कर पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, बड़े लोग इतना मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अगर ये इतना आसान और इतना इंपॉर्टेंट है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता? एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं ये समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। वो बोले, बड़े लोगों को ये रूल समझाने में मुझे बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग खुद को ज्यादा स्मार्ट मानते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि ज्यादातर लोग आसान बातों को समझ नहीं पाते। इसका कारण यह है कि उनकी एजुकेशन अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स वगैरह वगैरह। ज्यादातर बड़े लोगों के सामने मुश्किल ये होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। बड़े लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि मुश्किल जवाब ही ठीक होगा। अगर उन्हें किसी चीज का आसान जवाब बताओ तो वो उसे गलत मानते हैं। अमीर डैडी किस प्रिंसिपल में यकीन करते थे? यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड, जिसका मतलब है कि चीजें आसान ही रहने दो भाई। इसलिए वे हम 2 छोटे बच्चों के लिए लेसन को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे की फाउंडेशन को ज्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है, या इतनी आसान चीज किस तरह से मुश्किल बन जाती है? कोई ऐसा एसेट क्यों खरीदता है जो असल में लायबिलिटी होती है? और इसका जवाब हमें अपनी बेसिक एजुकेशन में मिलता है। एक्चुअली हम फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान ही नहीं देते और स्कूल की नॉलेज को हमेशा सही मानते हैं। सवाल यह है कि कोई चीज एसेट है या लायबिलिटी, ये पता कैसे चलेगा? अगर आप सचमुच खुद को कंफ्यूज करना चाहें तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख लें। मैं जानता हूं कि वहां दी हुई डेफिनेशन किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, पर दिक्कत यह है कि आम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता। फिर भी हम एडल्ट लोग ये मानते हैं कि इतने आसान शब्द हम अगर किसी से पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग हम पर हंसेंगे। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, एसेट को शब्दों के द्वारा नहीं, नंबर के द्वारा पढ़ा जाता है। और अगर आप नंबर को नहीं पढ़ सकते तो आपको एसेट और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटिंग में नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वो बात है कि वो नंबर हमें बता क्या रहा है। ये शब्दों की ही तरह है, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट वो बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने हाल ही में एक नया वीसीआर खरीदा। इसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी था जिसमें समझाया गया था कि अपने वीसीआर को किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को अपने फेवरेट टीवी शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस मैनुअल को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया।
मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने वीसीआर को प्रोग्राम करना। मैं शब्दों को पढ़ सकता था, पर इसके बावजूद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे शब्दों को पहचानने में ए ग्रेड मिल रहा था, पर उन्हें समझने में मुझे एफ ग्रेड मिल रहा था। यानी उन्हें समझने में मैं फेल हो रहा था। और यही ज्यादातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नंबर पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हजारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है कि अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। यहां यह बताया जा रहा है कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स डेफिनेशन पर आपस में सहमत नहीं होते। वैसे तो इस बुक में डायग्राम्स दिए हैं, पर क्योंकि ये ऑडियो बुक है और ऑडियो में हम आपको डायग्राम्स दिखा नहीं सकते, इसलिए हम आपको इसमें दिए गए सारे कॉन्सेप्ट्स आसान सी भाषा में समझा देंगे। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमने खुद इस बुक को 10 से 20 बार पढ़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो हमें 4 शब्दों को याद रखना है, जो हैं इनकम, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, एसेट और लायबिलिटी। इनकम और एक्सपेंसेस से इनकम स्टेटमेंट बनता है, जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह इनकम और खर्च के बारे में बताता है, यानी पैसा कहां से आया और कहां गया। और ये तो हम सब अपने घर में करते ही हैं। हम लिखते हैं कि इस महीने हमने कितने पैसे कमाए, यानी कितनी इनकम आई, और उसमें से हमने कितने पैसे किस किस चीज में खर्च किए। यानी इन 4 शब्दों में से ये 2 शब्द इनकम और एक्सपेंसेस तो हर किसी को पता है। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों को अगले 2 शब्द या तो पता नहीं है, या फिर उन्हें हम ठीक से समझते ही नहीं हैं। और बाकी के ये 2 शब्द हैं एसेट और लायबिलिटीज। इन 2 शब्दों को, एसेट और लायबिलिटीज को, जब एक साथ लिखते हैं तो इसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। और ये नाम आपने जरूर सुना होगा। बैलेंस शीट ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें एसेट और लायबिलिटीज को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के रिलेशन को नहीं जानते। इस रिलेशनशिप को जानना बेहद जरूरी है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था कि अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को आसान सी डेफिनेशन सिखाई। उन्होंने कहा कि एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। अच्छी, सिंपल और इजी टू यूज डेफिनेशन है ना? एसेट वो चीजें होती हैं जो मेरी जेब में पैसा डालती हैं, यानी ये हमें पैसा बना कर देते हैं, बिना हमारे काम किए हुए या बहुत कम काम किए हुए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम घर रेंट पर दे देते हैं और उसे खुद एक्टिवली मैनेज भी नहीं करते, तो ये घर हमारा एसेट बन जाएगा, क्योंकि इसे मैनेज करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। फिर भी हर महीने इससे रेंट आता रहेगा। और इसी तरह हमारी कोई शॉप है जिसे कोई और मैनेज कर रहा है और हर महीने हमें उससे पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी हमारा एसेट ही है। और इसके उल्टे लायबिलिटी वो चीज है जो मेरी जेब से पैसे निकालती है। मान लीजिए कि हम कोई बड़ा घर लेते हैं और इस घर से हमें कोई इनकम नहीं मिल रही है, तो इस घर ने एक ही बार में हमारा खर्च नहीं करवाया, बल्कि बार बार हमें इसमें खर्चा करना पड़ेगा, और इसलिए ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। कभी इसमें मेंटेनेंस का खर्च देना पड़ेगा, जैसे लॉन को साफ रखने के लिए माली रखना पड़ेगा। और अगर सिंपल सा घर भी है तो भी हमें नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले ही ना, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि हम एटलीस्ट इन टर्म्स को और ये जो शब्दावली, ये जो जार्गन्स हम यूज कर रहे हैं, इन्हें हम समझें और लाइफ में एसेट्स को लायबिलिटीज से पहले खरीदें। और ये ध्यान रखें कि एसेट से हमें ज्यादा पैसा आना चाहिए और लायबिलिटीज से हमारी जेब से कम पैसे जाने चाहिए। और अगर आसान करें तो असल में आपको इतना ही जानने की जरूरत है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर एसेट खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास आदमी बनना चाहते हैं तो आप लायबिलिटी खरीदते रहिए। और इनके बीच को फर्क न जानने से ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसों के लिए एक आदमी इसीलिए परेशान होता रहता है क्योंकि न तो वो इन शब्दों को समझ पाता है और न ही इन नंबर्स को।
जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या नंबर्स में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं, तो पैसे के बारे में सीखना और समझदारी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, शब्दों में भी और नंबर में भी। ध्यान रखिए कि सिर्फ नंबर से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। मायने तो पूरी कहानी के होते हैं। किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट में नंबर को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहां जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर असेट की जगह लायबिलिटी खरीदते रहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि गरीब आदमी अपना पैसा कैसे खर्च करता है। एक्चुअली एक गरीब इंसान को असेट और लायबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो बेचारा अपने पैसों को कुछ इस तरह से खर्च करता है। उसे पैसे उसकी सैलरी से मिलते हैं, वो उन्हें खर्च कर देता है और उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। उसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए रोज दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। यानी कम पैसे होने की वजह से ना ये एसेट खरीद पाता है और ना ही